Bismillahirrahmanirrahim. This is endocrinology का part 2. We'll starting from disease of the thyroid gland. We know thyroid gland कहाँ से stimulate होता है, TSH से, that is produced by pituitary, और pituitary के ऊपर hypothalamus है जो thyroid release hormone secrete करता है. तो इस तरह thyroid stimulate होता है. and thyroid कौन कौन से हार्मोन secrete करता है? T3, T4 और calcitonin. calcitonin उसका medullary portion करता है. कौन कौन से टेस्ट है जो हम कराते हैं थायराइड फंक्शनिंग देखने के लिए? TSH, T3, T4 और रेडियो एक्टिव आयोडीन टेस्ट भी हम करा सकते हैं. यहाँ इवैल्यूएटिंग थायराइड फंक्शन बेसिकली सेल्फ असेसमेंट दी गई है कैप्लन में कि अगर TSH कम है, T3, T4 ज़्यादा है और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी ज़्यादा है, मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि थायराइड में जो हार्मोन है वो बन रहा है. इट्स मोस्ट प्रोबेबली ग्रेव्स डिजीज, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. TSH कम है, T3, T4 बहुत ज़्यादा है, प्लस रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है अपटेक वो कम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई फैक्टिशियस है या कोई टॉपिक ओरिजिन है इसका. थायराइड एक टॉपिकली थायराइड ली जा रही है, एक्सोजिनस भी ली जा रही है, यहाँ ली जा रही है. अच्छा, थर्ड उसने दिखाया TSH कम है, T3, T4 सारे ही कम है और रेडियो एक्टिव आयोडीन भी कम है, तो इट इज़ सेकेंडरी या टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म. वरना अगर प्राइमरी होती तो अगर T3, T4 चूँकि कम तो TSH ज़्यादा होनी चाहिए थी. हाइपरथायरिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस पे आ रहे हैं. Thyrotoxicosis can be autonomous like in Plummer-Wilson syndrome. टॉक्सिक मल्टीन्यूक्लियर गोइडर वो ऑटोनॉमी में थायराइड खुद ही ऑटोनॉमी में चला जाता है, खुद ही सिक्रेट करता रहता है. या फिर ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से हो सकती है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन TSI बनती हैं. या फिर ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट थायराइडाइटिस विच इज़ पेनफुल, और लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस पेनलेस इन पोस्टपार्टम, रेगल थायराइडाइटिस इसमें फाइब्रोसिस होती हैं. तो ये सारे थायराइडाइटिस के कंडीशन में क्या लेकर जाते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस की तरफ. फर्दर अमायोड्रोन जो कि हम देते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियक फेलियर में, इस तरह सबसे फर्स्ट लाइन जो ड्रग है ये वेंट्रिकुलर रिथमिया को रोक सकती है. अमायोड्रोन, अल्फा इंटरफेरॉन, लिथियम, ये सारे थायरोटॉक्सिक. लिथियम का तो बताया था कि जी स्टिमुलेटर को इनहिबिट कर देता है, CMP का साइकिल है. तो TSH तो काम ही इस तरह करता है, ये इनहिबिट कर देगा तो फिर थायरोटॉक्सिकोसिस होना ही था, कुछ ना कुछ तो होना ही था फिर थायराइड में, और रीनल फंक्शन को भी उड़ा देता है. फॉर थायराइड नोड्यूल थोड़ी सा डायग्नोस्टिक मोडेलिटी, नोड्यूल्स के लिए तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कराते हैं, इससे क्लिनिकली भी पिक हो जाता है. पहली डिजीज़ हम थायराइड में पढ़ते हैं क्या है? ग्रेव्स डिजीज़. इट कॉमनली अफेक्ट्स वुमेन एंड पीपल हु आर अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज. और इसमें हमारे पास TSI थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मिलेगी. इट्स कॉमन इन स्मोकर्स और जेनेटिक कंपोनेंट इसमें है, प्रोमिनेंट है. इसका ना सिर्फ जेनेटिक कंपोनेंट प्रोमिनेंट है, इसका ये HLA ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ भी बड़ा लेना देना है. टाइप 1 डायबिटीज़, DR3 DR4 के साथ DR3 में डायबिटीज़ टाइप 1 भी आती है. स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डिजीज़ एंड इट कॉजेज मे मेक द एक्सम्प्थोलोस वर्स. इसमें डिफरेंट आई के भी हैं साइंस, डर्मोपैथी भी है, प्रीटिबियल मिक्सेडिमा और हाइपरथायराइडिज्म के अलग फीचर्स हैं, और ऑफ्थल्मोपैथी अलग है इसमें. ऐसे इसमें लिड रिट्रैक्ट किया हुआ, डालरिम्पल साइन, इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, स्टालवर्क साइन और लिड लैग, वॉर्नग्राफिस साइन, इस तरह के मोबियस साइन, वो बिल्कुल भी नियर चीज़ों को, नियर विजन जो है इसकी बिल्कुल भी सही नहीं होती, कंसंट्रेट नहीं कर पाती पेशेंट. और अगर उसे ऊपर देखने का कहते हैं तो ऊपर देखने पर उसकी वो लाइंस नहीं, क्रीजेस नहीं बनती, उसे जॉफ्रे साइन कहते हैं. हाउ डू डायग्नोस? TSH है, T3 T4 है, TSH सप्रेस्ड, रेडियो एक्टिव आयोडीन इंटेक एक्सेस में हो गया. TSI एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज, दे वुड बी एलिवेटेड. हाउ डू ट्रीट? आप देंगे एंटी थायराइड ड्रग्स लाइक मिथिमाजोल, कार्बामेजोल, प्रोपाइलथायोरेसिल. मिथिमाजोल इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ एंड रिवर्सेस हाइपोथायराइडिज्म. ये लिवर को भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती, प्रोपाइलथायोरेसिल ज़्यादा करती है. मोरओवर प्रोपाइलथायोरेसिल जो है ये ना सिर्फ लिवर को उड़ाती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी नहीं देनी चाहिए. सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे दें, उसके बाद आगे ना दें. आगे जो है मिथिमाजोल के साथ कंटिन्यू करें क्योंकि इट कॉज एप्लेजिया क्यूटिस अलॉन्ग विद मैनी अदर डिफेक्ट्स. एप्लेजिया क्यूटिस, एंड व्हाट इज एप्लेजिया क्यूटिस? के स्किन की एब्सेंस होती है, मोस्ट कॉमनली ऑन द स्कैल्प. तो पेशेंट को फर्स्ट टाइमेस्टर में प्रोपाइलथायोरेसिल देने के बाद हम शिफ्ट कर देते हैं, स्विच कर देते हैं मिथिमाजोल फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी. एंड द वुमेन हु आर नर्सिंग, मिथिमाजोल इज प्रोबेबली अ बेटर चॉइस देन प्रोपाइलथायोरेसिल टू अवॉइड लिवर साइड इफेक्ट, क्योंकि प्रोपाइलथायोरेसिल के लिवर इफेक्ट ज़्यादा हैं. वो दोनों ड्रग्स एक ग्रेनुलोसाइटोसिस तो कराती ही कराती है. परमानेंट थेरेपी क्या है ग्रेव्स के लिए? सर्जरी या रेडियो एक्टिव आयोडीन.
ऑरली देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी लेने से ऑरल सिंगल डोज देते हैं। पहले तो कुछ महीने ठीक रहता है, लेकिन पेशेंट जो है ना बाद में रिलैप्स में चला जाता है और बाद में हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है, तो उसको फिर लिवोथायरॉक्सिन पे रखते हैं। देयर इज़ अ हाई रिलैप्स रेट एसोसिएटेड विद एंटी थायराइड थेरेपी। ड्रग्स के साथ तो रिलैप्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स का रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं करते हैं। यहाँ पर सब टोटल थायराइडेक्टमी कर सकते हैं, टोटल ना करें, सब टोटल कर दें। सब टोटल थायराइडेक्टमी इन केस मेडिकली रिस्पॉन्सिव है पेशेंट और फिट है पेशेंट, तो पेशेंट की सब टोटल थायराइडेक्टमी कर दें। इट इज़ इंडिकेटेड इन प्रेगनेंट, अगर प्रेगनेंट फीमेल है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में करें, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना ही करें तो बेहतर है। देन देयर इज़ थायराइड स्टॉर्म। किसी भी स्ट्रेस, इन्फेक्शन, सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से कोई भी ऐसी एंडोक्राइन इमरजेंसी हो या इन्फ्लेमेशन हो, ट्रॉमा मतलब थायराइड पे ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन, थायराइडाइटिस वगैरह ऐसी कंडीशन जिसमें ऑलरेडी स्टोर्ड थायराइड जो बहुत जल्दी रिलीज हो जाए, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ थायरोटॉक्सिक ले जाता है। हाउ डू यू ट्रीट द थायराइड स्टॉर्म? इट इन्वॉल्व सपोर्टिव थेरेपी विद सैलाइन एंड ग्लूकोज, हाइड्रेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन कूलिंग ब्लैंकेट, थेरेपी फॉर हाइपरथायराइडिज्म के प्रोपाइलथायरोसिल। फिर आयोडीन शुड बी गिवन टू इनहिबिट द हार्मोन रिलीज और एडिनर्जिक। अच्छा, जितने भी इवन थायरोटॉक्सिकोसिस ग्रेव्स में भी जो उसके अदर सिम्पथेटिक सिम्टम्स है ना, या पेरिफेरल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, या पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 को T4 में T4 को T3 में बदलने के लिए उसके लिए हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स दिस शुड बी स्टॉप्ड सेवरल डेज 1-2 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। और प्रोपाइलथायरोसिल दे इवन ब्लॉक द अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो इसलिए एंटी थायराइड ड्रग्स को स्टॉप करके फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दें। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के सारे थायराइड के हार्मोन वो हो गए हैं कम, या तो वो प्राइमरी है कि थायराइड में मसला है, या तो वो सेकेंडरी है कि पिट्यूटरी में मसला है, या तो फिर वो टर्शरी है कि हाइपोथैलेमस में मसला है। मोस्टली अमाइड्रोन, इट इज़ एन एंटी एरिथमिक ड्रग, तो इट कॉजेज, ये तो इसने तो खेलना ही खेलना होता है थायराइड से, तो थायराइड में कोई ना कोई मसले इसने कॉज करके अमाइड्रोन इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म कराती है। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या होंगी हाइपोथायराइडिज्म की? डिपेंड्स कि प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी है। जैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका TSH ज़्यादा होगा, T3 T4 रेज, T3 डिक्रीज इन लेसर एक्सटेंट। सेकेंडरी या टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म होगा, उसमें तो TSH या नॉर्मल होगा या लो होगा, T3 T4 कम होगा। लेकिन देखें जैसे यहाँ प्राइमरी में जैसे थायराइड का मसला तो पिट्यूटरी सही TSH प्रोड्यूस करा, यहाँ पिट्यूटरी का मसला है या हाइपोथैलेमस का मसला है तो TSH कम होगा। एंड इट वुड बी अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स। हाउ वुड यू मैनेज? पेशेंट को आपने कहना है हर सुबह उठ के लेवोथायरॉक्सिन लेनी है उसने 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के लिहाज से। इसने सुबह उठते सार नहार मुँह कुछ खाए बगैर किसी भी ड्रग, स्पेशली कैल्शियम, आयरन या किसी भी और ड्रग या मल्टीविटामिन के साथ नहीं खानी। सुबह सवेरे उठ के उसने लेवोथायरॉक्सिन की एक टैबलेट लेनी है। और अगर तो सुप्राथायराइड हाइपोथायराइडिज्म का है, मतलब सेकेंडरी या टर्शरी में मसला हुआ है, सेकेंडरी या टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो गिव हाइड्रोकॉर्टिसोन विद थायराइड हार्मोन्स 2, नहीं तो TSH के लेवल देखिए। और अगर तो सुप्राथायराइड मसला है तो फिर आप T4 या T3 को नहीं देखोगे, आप देखोगे TSH का लेवल क्या। TSH अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का इशू है। यू विल प्रोवाइड हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड थायराइड हार्मोन, नहीं तो फिर लेवोथायरॉक्सिन तो देना ही देना है। और अगर कोई पेशेंट को जिसका क्रोनरी भी दिल का भी मसला है, तो ऐसे पेशेंट को पहले थायराइड थेरेपी स्टार्ट करने से पहले उसे कहो कि अपना कैबेजिंग स्टैंड है, जितना भी दिल का मसला वो ठीक करवा के लाए, फिर उसको हम लोग थायराइड स्टार्ट करेंगे। प्रेगनेंसी में वैसे ही 40% देयर इज इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन, तो उसकी डोजेज को इस तरह कैलकुलेट करके बढ़ा के देना है। थायराइडाइटिस इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ डिफरेंट एटियोलॉजीज, लेकिन होता एक ही चीज़ है कि इन्फ्लेमेशन और थायराइड ग्लैंड, डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट वायरल डिजीज हो गया। जैसे सबक्यूट थायराइडाइटिस में वायरल ओरिजिन है, मैलेज, फीवर, पेन ओवर द थायराइड, पेन रेफर टू द लोअर जॉ, ईयर, नेक और आर्म्स। लेकिन है ना वही वाला सिनेरियो कि इसमें T3 T4 की एलिवेशन है और TSH जो है उसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन T3 T4 एलिवेटेड है क्योंकि इन्फ्लेमेशन या ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोर्ड हार्मोन है वो बाहर निकला है। इस तरह हाशिमोटो थायराइडाइटिस, अब हाशिमोटो थायराइडाइटिस इज क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, इट विल डिक्रीज थायराइड प्रोडक्शन। एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ होंगे, एंटी थायरोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ मिलेंगे। जैसे ग्रेव्स में था ना, ट्रैप टेस्ट कराते हैं थायराइड रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग का एंटीबॉडीज़ करवाते हैं। इस तरह इसमें एंटी थायरोग्लोबिन और एंटी थायरोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ देखते हैं। दूसरा है लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस, सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस, वो पोस्टमार्टम पीरियड में होता है, मोस्टली फीमेल्स को होता है, जो ऑटो इम्यून होता है। और इसमें भी T3 T4 दे आर एलिवेटेड,
radioactive iodine uptake is low, ESR is normal. Renal thyroiditis, it results from intense fibrosis. Renals में तो होती है intense fibrosis है, क्यों? क्योंकि IG इसका लिखते हैं ना IgA4 था या IgA4 था, लेकिन समथिंग वाज दैट जो इसको इन्फ्लेमेशन में करवाती है. इट इंक्लूड्स मीडियास्टिनल एंड रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस. न्यूप्लेजिया ऑफ थायराइड का है, 4 होते हैं. पेपिलरी मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर. 6-7% ऑफ थायराइड कैंसर दे आर पेपिलरी. इसमें समोमा बॉडीज होती हैं, ऑर्फन आई न्यूक्लियस होते हैं, इंट्रान्यूक्लियर ग्रूव्स होते हैं वगैरह वगैरह. और लिम्फ से बहुत जल्दी फैल जाता है. नहीं, बहुत जल्दी नहीं फैलते, टेक मैनी ईयर्स. फॉलिकुलर कार्सिनोमा बहुत जल्दी फैलता है, हिमेटोजेनस नहीं फैलना होता है, इसमें इट्स मोस्ट मैलिग्नेंट. और इसका एडिनोमा और कार्सिनोमा से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम 2 कट बायोप्सी लेते हैं ताकि वो कैप्सूल भी दिखे. एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा 1-2% है, इसका कोई पता नहीं चलता, डिफरेंशिएटेड भी नहीं है ये, बट इट इज़ हाईली मैलिग्नेंट. अब मेडुलरी कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन जहाँ से रिलीज़ होता है मेडुला से ऑफ द थायराइड, वहाँ का कैंसर है. कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है. मेडुलरी कार्सिनोमा में जो है ना ये मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द मेन 2A एंड 2B. 2A में सिपल सिंड्रोम एंड 2B में 2B का कोई नाम नहीं है. 2A में ना सिर्फ मेडुलरी कार्सिनोमा होता है, फियोक्रोमासाइटोमा एंड हाइपरपैराथायराइडिज्म भी इंक्लूडेड होता है. और 2B में फियोक्रोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा तो होगा ही होगा, अलॉन्ग विद न्यूरोमास ऑफ ऑरल कैविटी या म्यूकोजा वगैरह वो भी इंक्लूडेड होते हैं. फिर हाउ वुड द डायग्नोस्टिक अप्रोच फाइंड एस्पिरेशंस फॉर साइटोलॉजी. पैराथायराइड ग्लैंड का हम पढ़ते हैं. इसमें क्या होना है, पैराथायराइड ने क्या करना है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम को क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है. कैल्शियम बोन से लेगा, वो कैल्शियम हर जगह से लेगा. बोन्स की फ्रैक्चर्स करेगा, रीनल स्टोन्स करेगा, एब्डोमिनल मसले मसाइल, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सरेशन इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि पेंक्रियास को भी इफेक्ट करता है. प्रोड्यूस द लॉस ऑफ गैस्ट्रिन कैल्शियम कंसनट्रेशन से. और ब्रेन में साइकिक मॉन्स, तो इसका है रीनल स्टोन्स, ब्रेक बोन्स, एब्डोमिनल ग्रॉइंस एंड साइकिक मॉन्स. ये इसका निमोनिक है, इसने सब कुछ करना है अपने कैल्शियम से. और इसमें एक बीमारी दैट इज़ वेरी कॉमन कि जैसे हाइपर कैल्सीमिया हुआ होता है, उस तरह कैल्शियम जो है यूरिन में एक्सीड होता है और फॉस्फेट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है. इस तरह की कोई स्टोरी है कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ऑपोजिट जाते हैं. फेमिलियर हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया इट्स अ बिनाइन फॉर्म ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. जब भी किसी पेशेंट में हाइपरपैराथायरिज्म की कंप्लेन है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री चेक करनी है आपने सबसे पहले. क्यों? बिकॉज देयर कैन बी कंडीशन ऑफ फेमिलियर हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया. It presents with mild hypercalcemia. Family history of hypercalcemia. Urine calcium to creatinine ratio is less than 0.01. Urine calcium is less than 200 milligram per day. There is hypocalciuria है, लेकिन ब्लड में बहुत ज़्यादा है कैल्शियम. Most cases are associated with the loss of mutation in CASR gene, which encodes calcium sensing receptor in the kidney and parathyroid tissue. तो पैराथायरॉयड सेंस नहीं कर पा रहा कि कितना कैल्शियम बॉडी में आ चुका हुआ है, वो उतना नेगेटिव फीडबैक ले ही नहीं पा रहा. और इस तरह किडनी है, किडनी जो है हाइपोकैल्सियूरिक गई हुई है क्योंकि किडनी भी सेंस नहीं कर पा रही, कैल्शियम ज़्यादा है कम है. द परसीव्ड लैक ऑफ कैल्शियम लेवल बाय पैराथायरॉयड हार्मोन लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. Familial hypocalciuric hypercalcemia is indicated by the presence of hypercalcemia at the same time with hypocalciuria. यूरिन में नहीं होगा बट ब्लड में दिखता है, यूरिन में नहीं दिखता. कैल्शियम इन ऑल अदर कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया देयर विल बी एलिवेटेड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. और उसके साथ ब्लड के साथ नॉर्मली ब्लड में जब ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो यूरिन में भी जाएगी. एलिवेटेड कैल्शियम लेवल इन यूरिन एज अ प्रॉपरली सेंसिंग किडनी वर्क टू एक्सक्रीट कैल्शियम. बट फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया में ऐसा नहीं होना. ठीक. पैराथायरॉयड हार्मोन और किडनी में स्टोन्स किडनी में स्टोन्स करेगी, ऑब्वियसली कैल्शियम ज़्यादा है. और इसके अलावा जैसे किडनी में 125 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ना, वो एंजाइम विटामिन डी को एक्टिवेट करता है. अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें क्रॉनिक किडनी फेलियर हुआ, विटामिन डी एक्टिवेट ना हो रहा हो और उसकी वजह से कैल्शियम जो है प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, और यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन के ऐसे सेंस आ रहा है कि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करो, तो वो सेकेंडरी कॉज होगी. और अगर इन केस में आप पे से बाहर हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड तो उसे कहते हैं टर्शरी. जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी वो है जिसमें हाइपर फंक्शनिंग पैराथायरॉयड होगी. ऐसी कंडीशन में कैल्शियम भी एलिवेटेड होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन भी एलिवेटेड होगा. ऑब्वियसली कैल्शियम एलिवेटेड है तो फॉस्फेट एलिवेटेड नहीं होगी. ठीक. सेकेंडरी में जब से विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऐसे में सीरम कैल्शियम जो है वो लो होगा, कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा गट से, सीरम कैल्शियम इज़ लो. उसके रिस्पॉन्स में पैराथायरॉयड बेचारा ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक. बिकॉज किडनी इज़ अनेबल टू ट्रैश फॉस्फेट, और फॉस्फेट ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि सीरम कैल्शियम इज़ लो, पैराथायरॉयड हार्मोन इतना सिक्रीट हुई जा रहा है. सीरम फॉस्फेट वुड बी लो बट यूरिन में शायद फॉस्फेट वुड बी हाई.
सीरम में फॉस्फेट इज़ लो, यहाँ सीरम फॉस्फेट इज़ लो, बट यूरिन में इन क्रॉनिक किडनी फेलियर एंड यूरिया द फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, फॉस्फेट इन यूरिन इज हाई। टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में ऑटोनोमस हो चुका है, हाइपरप्लेजिया पैराथायरॉयड ग्लैंड इतना हो चुका है कि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के वही उसमें फिनोमेना में आते हैं कि बोन्स पेन, फ्रैक्चर, स्वेलिंग, ब्राउन ट्यूमर्स, पंच आउट लीयंस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड पेपर लाइक अपीयरेंस, जो हड्डियों की सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑस्टिका जैसे कहते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। अब इस सारे सिनारियों में हाउ वुड यू डायग्नोज? एक तो सीरम कैल्शियम इतना लो होगा, 10.5 मिलीग्राम, सॉरी लो नहीं होगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में बहुत हाई होगा, मोर देन 10.5, इसके अपर लिमिट से भी ज़्यादा हाई होगा। यूरिन कैल्शियम एलिवेशन इज़ कॉमन, बट अगर किसी में कम है तो अगेन हाइपोकैल्सियूरिक भी हो सकता है। सीरम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा लो होगा, यूरिन में कैल्शियम जा रहा है, ज़्यादा एलिवेटेड हुआ तो फॉस्फेट कम ही होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन वुड बी एलिवेटेड इन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। फिर CT MRI करवाएं, दीज आर न्यूक्लियर स्कैन, दे आर नॉट यूज टू डायग्नोज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, बट हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के लिए एक स्कैन यूज होता है सिस्टेमिबी, जैसे MIBI स्कैन कहते हैं, MIBI स्कैन, ये पैराथायरॉयडिज्म हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। हाउ वुड यू मैनेज अ स्टेट जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है? सबसे पहले ऑरल हाइड्रेशन, 2 to 3 लीटर ऑफ फ्लूइड देंगे। फिर आपने क्या देना है, आप डायरेटिक्स दे सकते हैं, फ्यूरोसेमाइड ओनली इन स्वेयर केसेस, लूप डायरेटिक्स वगैरह देंगे, नहीं तो बस फॉस्फेनेट्स लाइक पैमिड्रोनेट देंगे, दैट विल इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और कैल्सीटोनिन देंगे, सिनासेलेट देंगे, और फॉस्फेट सप्लीमेंटेशन, क्योंकि फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इज देयर एनी अदर ट्रीटमेंट? यस, वी कैन गो फॉर सर्जरी, व्हाई नॉट? सर्जरी में कौन कौन लोग जाएंगे? सर्जरी में जाएंगे जिन्हें सिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया, जिनका कैल्शियम 10.5 से 1 डिग्री ज़्यादा है, मतलब 1 डिजिट अच्छा खासा ज़्यादा है, 11 से भी ज़्यादा है, 11.5 से ज़्यादा है। रीनल इंसफिशिएंसी, इट्स कॉजिंग स्टोन्स, एज लेस देन 50, नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन्स कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मिनरल डेंसिटी इज लेस देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ना, और 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम जो है इट्स मोर देन 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ऐसे केसेस में आपने फटाफट सर्जरी के लिए आप पेशेंट को भेज सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो उस इमरजेंसी में पेशेंट आता है हाइपरकैल्सीमिया का, तो फिर यू विल what therapy would you, what management would you include? IV normal saline to restore normal volume. Rarely furosemide is used after hydration. Only मैंने कहा था furosemide only in very severe cases, emergency में जब कोई लैंड करता है। IV बिस्फॉस्फोनेट और पैमिड्रोनेट, बिस्फॉस्फोनेट का ही ड्रग है वो, बिस्फॉस्फोनेट में ही क्लास की ड्रग है पैमिड्रोनेट। बिस्फॉस्फोनेट्स आर ओनली, दे आर यूजफुल ओनली टेम्परली फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड मे टेक 2 to 3 days to reach the maximum effect. हाइपोकैल्सीमिया, यह से यहाँ पर हाइपरकैल्सीमिया हुआ था, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? इट्स मोस्ट कॉमनली कॉज बाय हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी तो कैल्शियम लो था, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीसीमीया। अब ये बात याद रखनी है कि कैल्शियम कम है तो उसके साथ मैग्नीशियम कम भी होता है, मोस्टली ये लूप डायरेटिक्स की वजह से होता है। फेनिटोइन या फोस्कार्नेट भी लोअर कर देते हैं कैल्शियम लेवल को, तो देयर विल बी लो विटामिन D लेवल्स, किडनी डिजीज़ में जैसे होता है, लो मैग्नीशियम लेवल, हाई फॉस्फेट लेवल, एंड पैराथायरॉयड हार्मोन भी कम हुआ होगा। मोस्टली ये भी कहते हैं कि अगर हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया में भी सूडो हाइपोकैल्सीमिया में आल्सो अकर विद लो एल्ब्यूमिन लेवल, तो फ्री कैल्शियम लेवल रिमेन्स नॉर्मल वाइल द टोटल कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता था, तो फ्री कैल्शियम लेवल को भी देखना चाहिए, क्योंकि हर 1 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन के कम होने से 0.8 जो है मिलीग्राम कैल्शियम भी कम होता है। तो टू करेक्ट एल्ब्यूमिन एट 0.8 कैल्शियम लेवल टू एवरी 1 ग्राम बिलो 4, ये तो बात हाल कैलकुलेशन लिखी है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। हाइपोकैल्सीमिया का एक और अब हम पढ़ते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया रिजल्ट्स इन इंक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, कैल्शियम कम हुआ, इट कैन लीड टू टेटनी, कार्पोपिडल स्पाज्म, एरिथमियाज, ट्रेमर, टेटनी, स्ट्राइडर, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, नमनेस, श्वोस्टिक साइन, और कौन सा था, श्वोस्टिक साइन, और एक और था ट्रोजेस साइन। हाँ, जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पढ़ेंगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ना, तो इसमें सारे वो वाले साइन आएंगे, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, श्वोस्टिक साइन में विल टैप ऑन द ज़ाइगोमा, तो फेशियल मसल्स और अपर लिप के मसल सारे कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ट्रोजेस साइन, हम पेशेंट को कफ बांधेंगे, ब्लड प्रेशर का मतलब BP अपरेटिस का कफ बांधेंगे और उसको सिस्टोलिक प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, तो बस पेशेंट का हाथ इस तरह चला जाएगा। फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स और एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफ्लेंजल जॉइंट, ऐसे इंटरफ्लेंजल जॉइंट एक्सटेंडेड और मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट सारे फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाइपरवेंटिलेशन वर्सन्स द सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। क्यों?
क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन करने से इट लीड्स टू अल्कलोसिस। हाइपर वेंटिलेट करने से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, एसिड जा रहा बाहर, बॉडी क्या हो जाएगी अल्कलाइन। बॉडी अल्कलाइन, एसिड जब बाहर जा रहे हैं तो मतलब हाइड्रोजन आयन भी ऑब्वियसली कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम का अच्छा खासा मुकाबला लगता है कि कौन एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड करेगा, और अक्सर हाइड्रोजन आयन जीतता है। लेकिन जब अल्कलोसिस हो गया हाइड्रोजन आयन हार ही जाएगा ऑब्वियसली, तो कैल्शियम चला जाएगा एल्ब्यूमिन के पास। कैल्शियम एल्ब्यूमिन के पास चला जाएगा तो फिर फ्री कैल्शियम हो जाएगा कम, दैट वुड एडवर्स रिएक्शन कॉज करेगा। सिम्टम्स वुड वर्स ऑन हाइपोकैल्सीमिया में बिकॉज अल्कलोसिस डिक्रीज द फ्री कैल्शियम लेवल। हाउ वुड यू डायग्नोसिस यही कि सीरम कैल्शियम लेवल देखेंगे अच्छा खासा कम होगा। लो कैल्शियम में भी ड्यू टू लो एल्ब्यूमिन लेवल, तो इसलिए आप एल्ब्यूमिन ड्रॉप को भी देखेंगे। ये तो नहीं हुआ कि एल्ब्यूमिन भी ड्रॉप हुआ है। फॉर 1 ग्राम डेसीलीटर ड्रॉप इन एल्ब्यूमिन टोटल कैल्शियम डिक्रीज बाय 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वही मैंने बताया था। तो आपने आयनाइज, इट इज़ बेटर टू मेजर फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम मेजर करें, टोटल ना मेजर करें। हाउ वुड यू मैनेज, कैल्शियम कम हुआ है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दें, IV दे दें। मेंटेनेंस थेरेपी इंक्लूड ऑरल कैल्शियम 2 to 4 ग्राम पर डे, विटामिन D इफ देर इज़ हाइपरफॉस्फेटीमिया, डाइट रिस्ट्रिक्शन, फॉस्फेट बाइंडर्स दें। हाइपरफॉस्फेटीमिया तो उसको ट्रीट करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स वो कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट है हमारे पास